हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ क्या है? द प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पहला पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट में हम लोग स्टडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ओके। उसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और उनके वोट की वैल्यू क्या है। लाइक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वोट की वैल्यू क्या है, पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके वोट की वैल्यू क्या है, ओके। और उसके बाद इलेक्ट्रल कोटा के बारे में देखें और उसके बाद जो कुछ कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड बातें किए थे उनके बारे में थोड़ा बहुत जाने हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने क्या क्या कहा था कुछ उसके बारे में जाने थे और आज हम कुछ जानेंगे उनके बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए और जो शपथ होता है ओथ होता है वो कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद कुछ जो कंडीशंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पूछ ही देता है इससे। ओके, अब क्वालिफिकेशन ओथ और कंडीशन स्टार्ट करने से पहले हम जान जाते हैं कि कुछ जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली उस समय का जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था आज का पार्लियामेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। कुछ मेंबर थे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है उसमें कौन पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के जो मेंबर है उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। परंतु जो पर पार्टिसिपेट कौन कौन करता है उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद तो आप पिक्चर क्लियर होगा। अब कल देख चुके थे, ओके। जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर्स किसके? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ध्यान दीजिएगा। वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लोकसभा। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और यूनियन टेरिटरी, कौन सी? दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव मेंबर हैं इलेक्टेड वन, वो पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया? ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पर जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रपोज किया कि केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, पर जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या कहा कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही केवल पार्टिसिपेट करेंगे तो लोकसभा में मतलब पूरे पार्लियामेंट में किसका डोमिनेंस होगा? जो पार्टी रूल करेगी उसका डोमिनेंस होगा, मतलब वन पार्टी डोमिनेंस होगा। अगर वन पार्टी डोमिनेंस होगा तो होगा क्या? तो वो अपने पार्टी के किसी मेंबर को क्या बना देगा? प्रेसिडेंट बना देगा। अगर वो अपने पार्टी के मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया तो जो बना प्रेसिडेंट होगा वह स्टेट को रिप्रेजेंट सही से नहीं करेगा, वह यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कि वह इवन सेंटर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वह केवल और केवल उस जो पार्टी है उसको सही से रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? ओके, तो यह वाला जो केस है वह रिजेक्ट हो जाता है। प्रेसिडेंट होना क्या चाहिए? देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट किसके द्वारा इलेक्ट हो रहा है? जो इलेक्टेड मेंबर है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर उनके द्वारा इलेक्ट हो रहा है, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर द्वारा इलेक्ट हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर द्वारा इलेक्ट हो रहा है। ओके, केवल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, ओके। और यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओके, मेंबर है उसके द्वारा इलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जब इनके द्वारा इलेक्ट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इनको रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे वह रिप्रेजेंट किसको करेंगे? यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, एज वेल एज द यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पूरे इंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए उस जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद कुछ मेंबर और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बोले जो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स है, ओके। उससे पहले जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो प्रेसिडेंट के केस में है एक्चुअली वो सही नहीं है, वो रॉन्ग है। क्यों?
क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहां होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक सीट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो केवल एक ही वैकेंसी है, चाहे जितने लोग फॉर्म भरे कोई मतलब नहीं, वैकेंसी केवल एक ही है। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन, प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन हो या कोई अदर वोटिंग सिस्टम हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, रॉन्ग है। और उसके बाद कुछ और लोग बोले कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स है, ओके, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जो इलेक्टर्स हैं जो वोट डालते हैं, उनका सिंगल वोट नहीं है, उनका प्लूरल वोट है, ओके, उनका एक से अधिक वोट है। लास्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे किस तरीके से जो मान लो कि 4 कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, ओके, उसमें से एक कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिलता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम के थ्रू क्या होता है, उसका जो वोट है वह जो दूसरा तीसरा चौथा कैंडिडेट है उसको ट्रांसफर हो जाता है, ओके। इसलिए उनके अनुसार जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनके अनुसार यह सिंगल ट्रांसफरेबल नहीं है, ओके। हर व्यक्ति का जो वोट है वो प्लूरल है, मतलब एक से अधिक है। समझ में आ गया? इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, इसको भी अडॉप्ट नहीं किया गया। क्या अडॉप्ट किया गया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओके, जिससे कि फाइनली में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो ही जाए, ऐसा न हो कि बीच में फंस जाए फिर से इलेक्शन हो, तो टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होगा, ओके, कॉस्ट भी होगा। समझ में आ गया? इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। गॉट इट? समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ओके। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं, ओके। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, पहली बात, अगर किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनना है तो पहला क्वालिफिकेशन है कि उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसको ध्यान दीजिएगा, ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, दूसरा क्या होना चाहिए, उसका जो एज है वह कंप्लीट हो चुका हो 35 ईयर्स। 35 ईयर्स का अगर हो चुके हैं तभी वह क्वालिफाइड है, ओके। समझ में, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटेड 35 ईयर्स, ओके। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए कि लाइक वह किसी भी ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ओके। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब किसी ऐसे ऑफिस में जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता हो, लोकल अथॉरिटी के अंदर आता हो, या कोई अदर पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता हो, ओके। जहां पे गवर्नमेंट की बात आ रही है, ऐसे किसी भी ऑफिस में उनको उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जहां से उनको पैसे मिल रहे हो, ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल रहा हो, या उस ऑफिस से इनको कुछ एडवांटेज मिल रहा हो, ओके। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉफिट इनको मिल रहा हो, पैसे के रूप में मिल रहा हो, संपत्ति के रूप में मिल रहा हो, या कोई भी एडवांटेज के रूप में मिल रहा हो, अगर ऐसे केस में अगर वो इन्वॉल्व हैं, ओके, तो वो डिसक्वालीफाई हैं। समझ में आ गया? ओके, ध्यान दीजिए, ओके। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर इन्वॉल्व हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, या यूनियन मिनिस्टर है, या यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स है, अगर ये प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर इन्वॉल्व हैं, ओके, तो उनको वो छोड़ना होगा, तभी जाके क्वालिफाइड हो जाएंगे, ओके। इसको ध्यान दीजिए, कोई भी चाहे गवर्नर हो या सिटिंग प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या यूनियन मिनिस्टर्स हो या स्टेट मिनिस्टर हो, कोई भी, ओके, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट है, अगर कोई कैंडिडेट मतलब अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ओके, तो सबसे पहले बात उसकी वह लोकसभा, लाइक जो लोकसभा मेंबर होते हैं उनके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए।
तो लोकसभा मेंबर का क्वालिफिकेशन होता है, जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से देखेंगे, उनका भी क्वालिफिकेशन होता है। उस क्वालिफिकेशन मतलब वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ओके, कोई भी कैंडिडेट जो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा, कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, इतना क्वालिफाइड होने चाहिए। बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, स्टेटमेंट दे देंगे, क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट, क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसके बाद स्टेटमेंट क्या हो गया, वह क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। चलो सही है भाई, अच्छी बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, सही है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और दूसरा दे दिया स्टेटमेंट लाइक उनको मेंबर होना, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर होने का क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। समझ में आ गया, पर है क्या यहाँ पर, लोकसभा, जिसको ध्यान रखिएगा। ओके, कभी कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा क्या कि 25 ईयर्स एज का होना चाहिए, 30 ईयर्स एज का होना चाहिए। ओके, तो हम लोग मतलब चकमे में आ जाते हैं। ओके, क्योंकि सही से पढ़े नहीं रहते हैं और टिक करके चले जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि नंबर मिल जाएगा, नंबर कुछ नहीं, गलत हो जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यह हो गया क्वालिफिकेशन। ओके, अब आते हैं ओथ पे, शपथ पे, जो प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं उसके उस पे आते हैं, समझते हैं एक एक करके अच्छे से। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब ओथ जो प्रेसिडेंट लेते हैं, पहली बात उनको ऑफिस में इंटर करने से पहले उनको ओथ लेना पड़ता है। ऑफिस में इंटर करने से पहले ही उनको जाके शपथ ग्रहण, ऐसा नहीं कि ऑफिस में चले गए आज अब कल शपथ लेंगे, नहीं, आपको ऑफिस में बिफोर द इंटरिंग इन द ऑफिस यू हैव टू स्वेयर। ओके, यू हैव टू टेक योर ओथ। अब ओथ दिलाता कौन है, मतलब जो उनका शपथ है वो दिलाता कौन है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं उनको। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारणवश नहीं है, ओके, उनका हेल्थ खराब है, किसी कारणवश नहीं है, तो कौन उनकी जगह पे कौन दिलाएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वह दिलाएंगे उनको शपथ। इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, बहुत लड़के बहुत बार मिस्टेक करते हैं। ओके, समझ में आ गया। बिफोर entering in the office of president। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि उनको वोट कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, उनके प्लेस पे सीनियर मोस्ट जज, जो सीनियर मोस्ट जज है वह दिलाएंगे उनको। ओके, समझ में आ गया, पक्का। और किस किस चीज का वो ओथ लेंगे, शपथ किस किस चीज का लेंगे, वह शपथ लेंगे ओके, कि वह फेथफुल रहेंगे, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस का जो काम है उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको करने में वो एकदम पूरा आस्था के साथ करेंगे। ओके, टू फेथफुल्ली, ओके, टू फेथफुल एग्जीक्यूट द ऑफिस, एग्जीक्यूट द ऑफिस। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा राष्ट्रपति भवन मिल गया तो उसमें मस्ती करेंगे और अपना जो काम है उसको आस्था के साथ नहीं करेंगे, समझ में आया, बहुत बड़ा ऑफिस मिल गया, ओके, बहुत बड़ा घर मिल गया, उसको दिन भर घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं, फेथफुल्ली जो है जो ऑफिस होगा उसको उसके काम को एग्जीक्यूट कराएंगे। ओके, सही से करेंगे, इसकी ओथ लेंगे। और क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉ है इंडिया के अंदर उसको प्रिजर्व करने का ओथ लेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने का ओथ लेंगे, उसको डिफेंड करने का ओथ लेंगे, ध्यान देना। ओके, समझे, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। ओके, गॉट इट, नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, ये काम, और अपने अपने आप को और क्या करेंगे, और किसका ओथ लेंगे वो, ओके, डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस
टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब जब तक वो ऑफिस में रहेंगे, ओके, पीपल ऑफ इंडिया को सर्विस देते रहेंगे और उनकी अच्छाई के बारे में सोचते रहेंगे, काम करते रहेंगे। इसका भी वो शपथ लेंगे। ओके, किस किस का शपथ, किस किस चीज का शपथ लेंगे वो? जो ऑफिस का वर्क है उसको अच्छी तरीके से करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, डिफेंड करने का, लॉज को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, डिफेंड करने का, और लोगों के वेलबींग के बारे में सोचने का और अपना पूरा पूरा सर्विस देने का। ओके, अपने आप को पूरा पूरा उनके प्रति काम करने के लिए वो पूरा डिवोट कर देंगे अपने आप को। समझ में आ गया? इसकी वोट लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि जो प्रेसिडेंट है उनका वो शपथ कौन दिलाता है। ओके, अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, अगर वो नहीं है तो उनके जगह पर सीनियर मोस्ट जो जजेज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के, वही दिलाएंगे। ओके, समझ में आ गया? पक्का? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंडीशंस ऑफ अ प्रेसिडेंट। कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशन पढ़ने से पहले, ओके, कंडीशन तो पढ़ना ही है। अब कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन करना चाहता है, ओके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन करना चाहता है, तो कम से कम 50 इलेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि उनके नाम को क्या करें, प्रपोज करें। हाँ भैया, मैं इनको क्या कर देखना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट देखना चाहता हूँ। ओके, कम से कम 50, एटलीस्ट 50 प्रपोजर्स, एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर। ओके, अब 50 इलेक्टर्स प्रपोज तो कर दिए पहले उनके नाम को कि 50 लोगों ने, 50 इलेक्टर्स आए। ओके, उन्होंने कह दिया कि हम इस नाम को प्रेसिडेंट के लिए क्या कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। अब उसके बाद एक और चीज आएगा, 50 लोग होने चाहिए जो उस नाम को सपोर्ट भी करें, उनको हम लोग सेकेंडर बोलते हैं। ओके, 50 लोग होने चाहिए एटलीस्ट, ओके, एंड 50 इलेक्टर्स, ओके, एज सेकेंडर्स होना। सेकेंडर मतलब उनको सपोर्ट करने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तब जाके उनका नॉमिनेशन हो सकता है। और उसके साथ साथ 15,000 रुपीज एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे कहां पर, आरबीआई के पास। 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज इसको डिपॉजिट करेंगे आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करेंगे। अगर मान लो कि जितने वोट पड़ गए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़ गए, अगर उसका 1/6 से कम अगर इनको वोट पड़ता है, कोई भी कैंडिडेट को 1/6 से कम, टोटल का जो 1/6 से कम अगर वोट पड़ता है, तो जो ये 15,000 रुपीज है, अब आरबीआई उनको नहीं देगा, कहेगा अब हम इसका चाय और समोसा खाएंगे पिएंगे, अब तुम्हें नहीं देंगे। ओके, अगर 1/6 से कम उनको, टोटल जितने वोट पड़े हैं उनका अगर 1/6 से कम मिलता है तो इसको ध्यान दीजिए। पक्का समझ में आ गया? ओके, यह हो गया। बट यह काम तो बाद में शुरू हुआ, 1997 के बाद। 1997 के बाद में ये काम हुआ। 1997 से पहले, 1997 से पहले क्या था? उस केस में क्या था, एटलीस्ट 10, ध्यान देना, एटलीस्ट 10 जो है इलेक्टर्स हैं वो प्रपोजर थे। ओके, इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 10 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ओके, और क्या था, 25,000 रुपीज बस डिपॉजिट करना था। तो 2,500 रुपीज केवल डिपॉजिट करना था, केवल 2,500। यहाँ पे कितना डिपॉजिट करना है, 15,000 रुपीज। पहले कितना डिपॉजिट करना था, 2,500 रुपीज। क्यों इसको खत्म कर दिया गया? क्योंकि इसमें बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट भी आ जाते थे, तो उन नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाने के लिए जो है 10 इलेक्टर्स की जगह 50 इलेक्टर्स कर दिया गया, और एज ए प्रपोजर्स, और 10 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर की जगह पे 50 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर्स कर दिया गया, और 2,500 मतलब 2,500 की जगह पे कितना कर दिया गया, 15,000 रुपीज कर दिया गया।
ओके, कि नॉन सीरियस कैंडिडेट न आए। नॉन बहुत कैंडिडेट ऐसे आ जाएंगे कि नाम कमाना है, चलो कोई बात नहीं, 10 कैंडिडेट जो 10 इलेक्टर्स है उनको इधर उधर कर लेंगे, ओके, प्रपोजर के रूप में और सेकेंडर के रूप में, और 2500 तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, ओके, पर नाम तो हो जाएगा। पर ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाने के लिए जो 10 की जगह पे 50 कर दिया गया, गॉट इट, और 2500 की जगह पे 15,000 रुपीज कर दिया गया। कब किया गया? 1997 में। तो पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके, गॉट इट। तब जाके वो वो नॉमिनेशन भर सकता है, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशंस ऑफ अ प्रेसिडेंट, ओके। प्रेसिडेंट का जो कंडीशन है वो क्या क्या है? कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट, कुछ तो कंडीशंस होंगे, ऐसे थोड़ी कि ऐसे बन जाएंगे, कुछ कंडीशन होंगे। सबसे पहली बात, वह लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, ओके। क्वालिफाइड होने चाहिए कि लोकसभा के मेंबर बन सके, इतना क्वालिफिकेशन उनके अंदर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल चुका हूं। पर मेंबर नहीं होने चाहिए लोकसभा के, राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर नहीं होने चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। अगर वो मेंबर हैं तो ऑफिस में एंटर करने से पहले उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। पक्का ये है, ओके। नो मेंबर, ओके, ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, इसके मेंबर उनको नहीं होना, पक्का, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के अंदर भी देख लिया, ये कंडीशन भी है। अगर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट उनका पाया गया तो उनका जो क्वालिफिकेशन है उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, कहा जाएगा नहीं, आप नहीं, आप पहले से चीटिंग कर रहे हो, बाद में और चीटिंग करोगे। प्रेसिडेंट का ऑफिस बहुत बड़ा होता है, ओके, समझे, फर्स्ट सिटीजन होते हैं देश के, ओके। उनको ही इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडारिटी। आप पहले से चीटिंग कर रहे हो, ओके, तो दिस इज नॉट गुड, इसलिए, ओके। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी ऐसे काम में उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जिस काम में उनको क्या मिले? यूनियन गवर्नमेंट से प्रॉफिट मिले, स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉफिट मिले, लोकल गवर्नमेंट से प्रॉफिट मिले, या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से उनको प्रॉफिट मिले, ऐसे किसी भी काम में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ओके। दैट इज कॉल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके। राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, ओके, he is entitled to use the राष्ट्रपति भवन without paying a rent, रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, उतना बड़ा राष्ट्रपति भवन में, ओके, आराम से एंजॉय कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ओके, एंजॉय में मतलब काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में रह सकते हैं विदाउट पेइंग अ रेंट, विदाउट पेइंग रेंट। नेक्स्ट है इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, इमोल्यूमेंट्स जो होता है, और इमोल्यूमेंट्स जो होता है, और अलाउंसेस होते हैं, और प्रिविलेजेस जो होते हैं, उनको कौन डिटरमाइन करता है? अब 4 ऑप्शन दे दिया गया, बोल दिया जाएगा प्रेसिडेंट खुद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ओके, पार्लियामेंट करते हैं, ओके, ये कर दिया गया, ओके, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो लोगों को लगेगा कि प्रेसिडेंट का ऑफिस इतना बड़ा है तो कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, पर ऐसा नहीं है। कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। तो पढ़े रहोगे तो टिक कर दोगे आंसर, ओके। इमोल्यूमेंट्स, मेंस, अलाउंसेस, ओके, एंड allowance and privileges determined by parliament। तो ध्यान दीजिएगा, ओके, पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अगर एक बार इनको इमोल्यूमेंट्स अलाउंस मिल गया, ओके,
तो किसी भी परिस्थिति में उस इमोल्यूमेंट्स और अलायंस को अलायंस को कम नहीं किया जा सकता, उसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया? बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु उसको कम नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन वही है, समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम। और क्या कंडीशन, लाइक कोई अभी एज पर 2024 प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? प्रेसिडेंट की सैलरी लगभग 5 लाख है, मतलब 5 लाख है पर मंथ। अब जब प्रेसिडेंट रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद कितना सैलरी होता है उनको? पेंशन कितना मिलता है? 1.5 लाख मिलता है। 1.5 लाख पेंशन मिलता है, पर उसके साथ साथ फर्निश्ड हाउस मिलता है, पूरा मतलब अच्छे से टेलीफोन के लिए पूरा खर्चा मिलता है, मेडिकल के लिए पूरा खर्चा मिलता है, उसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट मिलते हैं, ये सब सुविधाएं उनको दिया जाता है, क्योंकि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इतना वो इंटाइटल्ड हैं, समझ में? फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री रह चुके हैं, इसलिए इतना इंटाइटल्ड है, इसलिए उनको ये सब मिलता रहता है। अब इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट का एक आदमी जो है कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, जितनी बार वो जीतेगा उतनी बार वो प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अमेरिका में क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति जो है वो मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। इंडिया में कितनी बार ही बन सकता है, अमेरिका में 2 बार ही बन सकता है। नो प्रॉब्लम। अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में है, इसको ध्यान दीजिए, अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में है, ऑफिस के दौरान अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, मतलब कोई क्राइम में अगर मान लो ऑफिस के दौरान इन्वॉल्व हो गए हो, उस केस में क्या होगा, वह उस एक्ट से, उस जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से वह इम्यून रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कब तक? जब तक वो अपने ऑफिस में हैं। पहली चीज। दूसरी, अपने किसी भी ऑफिशियल एक्ट से, कोई भी ऑफिशियल एक्ट है उनका, उसके अगर वो गलत हो किसी कारणवश गलत हो, उसके लिए भी वह क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कि उनको कोई जो है अरेस्ट नहीं कर सकता, उनको जेल में नहीं डाल सकता, इसको ध्यान देना। और कोई ऑफिशियल एक्ट है, उन्होंने कोई ऑफिस से रिलेटेड कोई काम किया, मान लो गलत भी चला गया, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता, वह सुरक्षित है, समझ में आ गया? परंतु अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है, सिविल प्रोसीडिंग मतलब जो नॉन क्रिमिनल केसेस है, अगर उसमें इन्वॉल्व है, पर्सनली इन्वॉल्व है, तो 2 महीने का ड्यूरिंग द ऑफिस के दौरान अगर किसी सिविल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है, जो नॉन क्रिमिनल केसेस है, अगर इन्वॉल्व है, उस केस में क्या होता है, उनको 2 महीने की नोटिस दी जाएगी। 2 महीने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो सिविल प्रोसीडिंग वाला केस है वो इनके खिलाफ स्टार्ट हो सकता है। समझ में आ गया? पक्का? ये है पूरा प्रेसिडेंट का जो है क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन। पक्का? कोई दिक्कत नहीं। अब आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग प्रेसिडेंट के टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, मतलब प्रेसिडेंट को कैसे हटा दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पावर के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 क्लास लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आधा ज़्यादा कंप्लीट कर लेंगे और आधा और करेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट का फंक्शन पढ़ेंगे, और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, या किसी और इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है उसको सॉल्व करेंगे, और देखेंगे किस टाइप से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई और एग्जाम जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने कॉन्सेप्ट को और बेटर करेंगे। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया और लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत, नहीं तो नोटिफिकेशन आप भूल जाएंगे, मतलब मिस कर देंगे। इतना अच्छा क्लास मिस कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।